और जो राइट ब्रेन है वो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ जो होती हैं पर्सनैलिटी की, वो उसको ट्रेन करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा, 2 बच्चे हैं, एक स्पेलिंग में बड़ा एक्सपर्ट है, लैंग्वेज उसकी अच्छी है, हिसाब किताब में बड़ा अच्छा है, ठीक है, ये इंटेलिजेंट है या नहीं? इंटेलिजेंट है। मगर उसका ही भाई है जो इन चीज़ों में वीक है मगर पेंटिंग में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है, ये इंटेलिजेंट होगा या नहीं? हैं? क्यों? वो लेफ़्ट ब्रेन का एक्सपर्ट है, उसका एजुकेशन सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि उसके एजुकेशन सिस्टम ने और घर की तरबियत ने उसके लेफ़्ट ब्रेन को ज़्यादा फोकस किया है, तो उसके अंदर लॉजिकल माइंडसेट ज़्यादा अच्छा डेवलप हो गया। और किसी की घर की तरबियत या एजुकेशन सिस्टम ने उसकी तरबियत में उसके राइट ब्रेन को इतना अच्छा डेवलप किया कि वो सिंगर हो गया, आर्टिस्टिक हो गया, म्यूजिशियन हो गया, ये आर्टिस्टिक स्किल्स हैं। तो हमारे जहन के ये 2 हिस्से बनते हैं, लेफ़्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, ठीक है। और होल ब्रेन मैनेजमेंट में, जो अभी मैनेजमेंट में नई थ्योरी है कि हम में से अक्सर मैनेजर जो हैं वो लेफ़्ट ब्रेन मैनेजर हैं। हम डेटा एनालिसिस से और लॉजिकल सीक्वेंस से और हिसाब किताब से डिफ़ाइन करते हैं मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और परसेप्शंस एम्प्लॉइज़ के। अगर आप ये जो लेफ़्ट साइड देखें, फैक्ट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, लॉजिकल है, एनालिटिकल है, क्वांटिटेटिव है, प्लानर है, ऑर्गेनाइज़र है, कंट्रोल्ड है, यानी ये सारी की सारी जो लेफ़्ट ब्रेन एक्टिविटीज़ हैं ये मंतक और सिस्टम को, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को ज़्यादा फोकस करता है। और जो राइट साइड की मैनेजमेंट है वो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर के साथ साथ एम्प्लॉई की इमोशनल रिक्वायरमेंट, इमोशनल वेलबींग, एक कनेक्टिविटी होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशनल के साथ, अपने डिपार्टमेंट हेड के साथ, अपने, वो उसको ज़्यादा फोकस करता है। अब राइट ब्रेन और लेफ़्ट ब्रेन, अगर हमने इसको ज़रा ज़्यादा आसान तरीके से समझना हो तो इस पर 1-2 मैं आपको अच्छी सी वीडियोस दिखाता हूँ, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ये कॉमेडी वीडियो है मगर इसमें 2 पर्सनालिटी प्रोफाइल दिखाएंगे। लेफ़्ट ब्रेन क्या होता है, वो ज़िंदगी में किस तरह एक्सरसाइज करता है अपनी एबिलिटीज़ को, और लेफ़्ट ब्रेन क्या होता है। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपने सिर्फ ये नोट करना है कि दोनों में नुक्स क्या है और अच्छी बात क्या है, ठीक है। Welcome to Left Brain, Right Brain. Hello, welcome to Left Brain, Right Brain. I'm programmer Juan Ceros, representing the left brain. And I'm artist Moonbeam Shaders, representing the right dude. For those of you new to our show, we strive to present evidence of who is smarter, programmers or artists. Well, it's not necessarily who's smarter, it's who's more necessary. Well put, RB. Thank you, L. Now, before we get to this week's challenge, we have some viewer mail regarding last week's controversial show. Yes, that episode did cause quite a stink. Our first letter is from one Brett Rubin. He writes, I think the challenge where you sacrifice a programmer to a volcano went over the line. It's quite possible, actually. It was disturbing. But it was sweeps week. Good point, LV. Anyway, Brett, you'll be happy to know, this is Hollywood. We didn't really sacrifice a programmer to a volcano. We didn't? No, it was an actor portraying a programmer. So you'll be happy to know there's one less right brain dragging down society. Well played, my friend. Well, let's get to this week's challenge. The simple task of crossing a street. Let's go live to Neutral Brain Skippy Tittles on the street. Skippy? Thanks, guys. We're here on the street to see if we can conduct this experiment. And we're in luck. It looks like a programmer's coming now. Let's see what he does. He's analyzing the situation. He's taking out his trusty screwdriver. Let's see if we can get an interview. Excuse me, you're a programmer, correct? Oh yeah, that's right. What is it you're doing here? I'm reprogramming the light. Clever, very clever. Let's see how this works out. Oh, and there it goes. It turned green. The programmer had no problem at all. It looks like the programmer's done it. Brilliant! Well, I think that pushing the button would have done the same thing. Exactly as a right-brainer would think. Let's get back to Skippy. Take it away, NB. Perfect timing. It seems we have an artist coming up now. Let's see how he fends. He's analyzing the situation.
What are you thinking? That's a beautiful color, red. Skippy, this might be a good time to cut. No, this is what live TV is all about. It's so beautiful. Hey, look out! Oh! Well, we obviously have a clear-cut winner today. Back to you guys. Well, I believe if we tally up the scores for this season, that puts Left Brainers up by 2. We're going to get more mail. Well, tune in next week when we meet our ultimate challenge, talking to girls. Until then, good night. समझ आई लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, राइट ब्रेन? ब्रेन आपका एनालिसिस और आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपकी जितनी भी आप जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं, आपका लेफ्ट ब्रेन है, मतलब वो आपके लेफ्ट ब्रेन साइड। मगर लेफ्ट ब्रेन मैनेजर्स वो होते हैं जो एनालिसिस में इतना गुम हो जाते हैं कि जो काम इजीली हो सकता है उसको इजी करने की बजाय उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के करना चाहते हैं, ताकि वो उनका लॉजिकल सारा सीक्वेंस जो है वो भी कंप्लीट हो जाए। इसी तरह जो राइट ब्रेन का दिखाया था कि वो इतने इमोशनल पे फोकस्ड होते हैं कि लॉजिकल साइड चेक ना करने से उनको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। तो होल ब्रेन मैनेजमेंट में लॉजिक और इमोशन दोनों बैलेंस रख के डिसीजन किए जाते हैं, ताकि मामले के इमोशनल एस्पेक्ट भी आप सामने रखें, ताकि इमोशन सेटबैक से महफूज रहें, और उसके आपके डिसीजन के पीछे लॉजिकल सपोर्ट भी हो, ताकि पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स आपके यानी किसी के इमोशंस को अकोमोडेट करने के लिए क्लब के पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को वायलेट ना करें। तो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स ये लॉजिकल साइड हो जाएगी जब आप उसको ज़हन में रखेंगे, और इमोशनल कमिटमेंट और साइकोलॉजिकल जो नीड्स होंगे ये आपके राइट ब्रेन फंक्शन की हो जाएंगी। इसमें एक और बड़ी अच्छी इसकी वीडियो है, लेफ्ट ब्रेन राइट, ये थोड़ा सा सीरियस आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। We see the hemispheres of the brain, the left hemisphere and the right. The left, the cognitive, rational, analytical, the part of the brain that does numbers, sequences, words, all the logical thinking, measurement, etc. The right-hand side of the brain, the one that processes music, rhythm, artistic, creative, daydreamy, intuitive senses and abilities. The point is, at school, we were probably asked to spend a lot of time working ever so strongly on the left brain. Maths, English and the sciences all belong down here. Whereas some of the artier, music, drama, do you remember music and movement, dance and drama, those sorts of subjects, pottery, those needlework, those sorts of things? Well, they belong in the category, or they belong in the domain of the right brain. Now, there's a first argument which might say we spent a lot of our time at school majoring on one side and not on the other. The thing is, the people who have really changed the world have been people who have been capable in both brains. For example, Einstein, a concert-level violinist, as well as the great mathematician we know him to have been. Thomas Edison left a gallery of watercolours behind when he died, as well as being a fantastic scientist. Winston Churchill, wonderful painter, great war strategist. Leonardo da Vinci gives us Mona Lisa and some wonderful, beautiful works of art, as well as a design of a helicopter way before its time. Michelangelo painting the Sistine Chapel ceiling with his right hand, and when that got tired, take over with the left. Lewis Carroll writes something as mad as Alice in Wonderland whilst being professor of maths at Oxford. You know, there is something about being polymathic is really strong in terms of enabling a massive breakthrough, achievement or success. So, how can we have a whole brain response to things? That's one question. Another scary thought is that Einstein said, imagination is more important than knowledge. Our ability to imagine what something might be is more powerful to us than just knowing it's the case. So in other words, first thing I'm saying is, if you set yourself a goal and you know it's achievable, then it only takes half a brain to get there. You only need logic, you only need reason, you only need rationality. It's like, what's the definition of an easy question? One you can answer. What's the definition of an easy goal? One you know you can do. Something about we need to stretch.
You may have seen diagrams a bit like this before. समझ आ गई कि हमारे ब्रेन के फ्रॉम द मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये आप जाएंगे नेट पे जब आप करेंगे लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन थ्योरी, तो हज़ार किताबें अवेलेबल हैं, और अब ये थ्योरी मैनेजमेंट साइंसेस में भी आ गई हैं। और मैं आपको इसको मैं दिखाता हूँ। ये सर जो लेफ्ट हैंडेड जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या ज़्यादा इंटेलिजेंस होते हैं? उसमें यह है कि जो लेफ़्ट साइड है ब्रेन की वो बॉडी के अदर साइड को मैनेज करती है, और जो राइट साइड है वो लेफ़्ट साइड को मैनेज करती है फिज़िकली। तो अगर किसी का एक हिस्सा वो पैरालाइज हो जाए तो इसका मतलब है उसकी माइंड का दूसरा हिस्सा डैमेज हुआ है, ये हिस्सा डैमेज नहीं हुआ। यानी ये जो साइड है ये हिस्सा मैनेज करेगी बायोलॉजिकली, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा मैनेज करती है। आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा नेट से, बड़ी इजीली आपको विकीपीडिया पे मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। अब ये है होल ब्रेन मैनेजमेंट। ये मैंने आपको एक फॉर्म दिखा दिया डायग्राम, इसको मज़ीद ज़रा इजीली कन्वर्ट करें तो आपका बन जाएगा कि आपका जो माइंड का लेफ़्ट साइड है ये फोकस करता फैक्ट्स के ऊपर, बॉटम लाइन क्या आपकी लॉजिक और प्रैक्टिकल, कितने प्रैक्टिकल आप हो सकते हैं किसी मामले को देखने के लिए। और आपके माइंड का जो राइट साइड है वो क्रिएटिविटी और रैशनल के बिग पिक्चर देखना, उसमें फीलिंग्स के साथ एक दूसरे की कनेक्टिविटी हो जाना। मिसाल के तौर पे मेरे पास 2 एम्प्लॉइज़ का इंक्वायरी आ जाती है झगड़े की, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ दोनों की स्टेटमेंट लेके मैं पहले फैक्ट्स डिस्कवर करने की कोशिश करता हूँ कि हुआ क्या था, एक्चुअल किस वक्त हुआ था, क्या हुआ था। तो जब मेरा माइंड फैक्ट्स में इन्वॉल्व है, फैक्ट गैदरिंग में, तो मेरे दिमाग का जो लेफ़्ट साइड है मैंने उसको इन्वॉल्व किया हुआ है। फिर मैं अपने दिमाग के राइट साइड को इन्वॉल्व ये करूँगा कि मैं इमोशंस में जाऊँगा उनके, देखूँगा कि इमोशनल मैच्योरिटी किसकी है, इस फैक्चुअल पोजीशन के पीछे इमोशनल प्रॉब्लम क्या है। किसी को पसंद नहीं है, कोई घर की परेशानी में था, उसने ऑन जॉब मजाक कर दिया, उसने उसको सीरियस ले लिया। तो अच्छी रिपोर्ट क्या होगी, जो सिर्फ दिमाग के मेरे फैक्ट्स जनरेट करने पे होगी, या मैंने उसके दूसरे एंगल को भी देखा होगा, ठीक है ना। तो जब मैं दोनों इंक्वायरी के दोनों एस्पेक्ट को लेके इंक्वायरी रिपोर्ट कंडक्ट करूँगा तो वो मेरी होल ब्रेन इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाएगी। यानी मैंने अपने दिमाग के दोनों हिस्से उसमें इन्वॉल्व किए। इस तरह इसकी बेशुमार बुक्स भी हैं, राइट ब्रेन मैनेजर है, राइट ब्रेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बुक्स हैं। और ये राइट ब्रेन थ्योरी जो थी सबसे पहले इसको जो साइंटिस्ट से हट के जो एजुकेशन साइड पे ये टोनी बुजन ने डेवलप की थी, और इसकी एक बुक है माइंड मैपिंग बुक। ये नेट पे शायद अवेलेबल हो, ज़िंदगी में मौका मिले तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में माइंड मैपिंग पे कोई सेशन रख दें ताकि ये पूरी थ्योरी आपको पढ़ा दें, ठीक है ना। तो दूसरी बात, कमिंग बैक टू आवर सेम सिचुएशन, यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, इसमें ब्रेन डिस्कस किया था हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि स्टूपिड पार्टिसिपेंट कौन है। तो इसका जवाब बड़ा सिंपल, अगर आप ब्रेन की थ्योरी को ज़हन में रखें, और वो ये है दे आर पार्टिसिपेंट्स विद डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़। अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट अ स्टूपिड पॉइंट ऑफ व्यू। आप जब अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ज़हन में रख के उसका सवाल समझने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है स्टूपिड ही लगे, मगर ज़रा आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू और उसके एंगल को समझने की कोशिश करें कि उसने क्या जहन में सोच के ये सवाल किया, तो हो सकता है उसका स्टूपिड क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन में बदल जाए। क्योंकि अगर मैं 16 लिखता हूँ उस साइड से वो 91 नजर एग्जैक्टली अगर आप इधर से 16 लिखते हैं तो दूसरी साइड से वो 19 नज़र आएगा। यू मे बी थिंकिंग फ्रॉम अ लेफ्ट ब्रेन पॉइंट ऑफ व्यू बट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मे बी ऑफ अ राइट ब्रेन परसेप्शन। इसलिए लोगों को लेबल लगाने की बजाय अपनी प्रेजेंटेशन में कि ये स्टूपिड पार्टिसिपेंट है, आप उसका अगर पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। जैसे उन्होंने कहा कोई ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका टॉपिक से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो बजाय आप इसको स्टूपिड कंसिडर करने की बजाय ये समझने की कोशिश करें कि ये सवाल उसने टॉपिक से हट के किया क्यों। आपको कहीं ना कहीं उसकी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और यानी सवाल का जवाब देने से पहले सवाल जब किया जाता है जो आपको स्टूपिड लगा है, तो आप उसका जवाब देने के बजाय उससे सवाल पूछ के मज़ीद ये कुरेदने की कोशिश करें कि वो पूछना क्या चाह रहा है।
हो सकता है जो चीज़ वो पूछना चाह रहा है वो ठीक है, मगर जो लफ्ज़ उसने मुंतखब किए हैं जिससे इंप्रेशन स्टुपिडिटी का डेवलप हो गया वो गलत हो। तो हमें लोगों को इतना मार्जिन देना चाहिए कि अगर उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है, सवाल पूछना भी एक फ़न है, तो अगर उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है तो बीइंग अ डिपार्टमेंट हेड, बीइंग अ सीनियर, बीइंग अ कुलीग, हम उनको इतने मोहब्बत का मुजाहरा तो करें कि हम एटलीस्ट उसको लेबल करने की बजाय स्टूपिड, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। तो हमें उसका स्टूपिड पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कोई ऐसा इंटेलिजेंट पॉइंट ऑफ व्यू बन जाए जिसकी बेसिस के ऊपर मेरे लिए तरबियत अपनी लाइफ के अंदर वो भी डेवलप हो सकती है। तो ये समझ में आ गया कि अनलेस आपको पता चल जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे सवाल हो जाते हैं जो प्रेजेंटेशन का बिल्कुल हिस्सा नहीं होते या बहुत ज़्यादा लंबा आंसर डिमांड करते हैं, तो आप उसमें ये कह सकते हैं कि इस सेशन में अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए अभी हम इसी ट्रैक पे रहते हैं, मगर आपका सवाल इम्पॉर्टेंट है, उसको ये बता दें। आप जवाब इस तरह से ना दें जिसको एहसास हो उसको कि मैंने कोई गलत बात कर दिया। आप उससे कि आपका सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये सेशन जो जवाब इसका होगा वो लंबा है, तो शायद इस सेशन में हम कवर ना कर पाएँ। तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप सेशन जब ख़त्म हो तो मुझसे लैदगी में मिल रहे, मैं उसका जवाब दे दूँगा, या इसी सेशन को, इसी सवाल को अगर आपने उस कंपैरेटिव एनालिसिस में अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल की हुई है तो आप उसका शॉर्ट वर्जन दे दें जवाब में। और अगर आप जवाब समझते हैं बहुत लंबा है तो उसको जवाब देने की बजाय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिकमेंड कर दें कि आपका जवाब बहुत ज़्यादा लंबा है, ये एक अलग लेक्चर या प्रेजेंटेशन मांगता है। अलबत्ता आप ये किताब स्टडी कर लें तो इसमें आपको मज़ीद रहनुमाई मिल जाएगी। यानी आपने उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया, अगर जवाब नहीं दिया तो सोर्स ऑफ आंसर की तरफ रिकमेंड कर दिया, ये भी एक दूसरे लोगों के लिए भला हो जाएगा। ठीक है जी। कैसे है कि आप कुछ बंदों को गाइड कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन की तैयार दे रहे हैं, तो आई मीन मेरा स्टूपिड से ये बात थी कि एक बंदा स्टूपिड क्वेश्चन मतलब आप समझ रहे हैं कि कर रहा है और आप इस सेंस में समझ रहे हैं कि वो नहीं चाह रहा उन स्टूपिड क्वेश्चन करने का, उसका मकसद ये है उसके पीछे कि ये मीटिंग या जो ये गैदरिंग हो रही है, जो ये हो रही है, क्लास हो रही है, जो भी ये कामयाब ना हो, मतलब ये हो ही ना पाए, फिर उसे तो स्टूपिड उसमें फिर ये होता है आपका, यानी हाँ, उसमें ये होता है कि वो जो प्रेजेंटर होता है और एक ऑर्गेनाइज़र होता है, तो उसमें ऑर्गेनाइज़र की एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो कोशिश करे प्रेजेंटेशन का जो सेशन है वो ट्रैक पे रहे, ठीक है ना। तो कई मामलात में थोड़ा सा तमीज़ के दायरे में रहते हुए सख्ती से ये कहना होता है कि हम इस क्वेश्चन को या इस इशू को बाद में हैंडल कर लेंगे। इग्नोर करने का एक ये भी तरीका है, हम इसको बाद में कर लें, फ़िलहाल हम इसको डिस्कस नहीं करते, ठीक है। आपका इसको ये क्या है कि आपका सेशन, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बट आप बराए करम अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो आप उससे फोकस हटा के किसी और को दावत दे दें। कोई सवाल है, कमेंट है, उसको इंटरप्ट करके किसी और की डिस्कशन को इनिशिएट कर दें। और अगर फिर भी बार बार बाज नहीं आता तो उसका एक ही हल होता है, वो फिर थोड़ा सख्त स्टेप लेना पड़ता है कि आपको उसको माजरत करके सेशन से बाहर ले जाना पड़ता है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ प्रेजेंटर कोशिश करें कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो, वो आप ऑर्गेनाइज़र पे छोड़ दीजिए कि आप बताइए, अब आपका ये ऑर्गेनाइज़र आप हैं, आप बताएं कि इसको बिठाना है या करना है, क्योंकि बाकी लोगों के फ़ायदे के लिए एक आदमी को अकोमोडेट करना जो प्रेजेंटेशन ख़राब कर रहा है वो भी अच्छा नहीं होता। क्लब में तो ये सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है ना। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लब से बाहर, अगर आपको कोई स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें आप ये डिस्कशन इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ऐसे मामला फिर आप ऑर्गेनाइज़र पे छोड़ दें। एज अ स्पीकर आप ख़ुद कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। अच्छा, अब ये होल ब्रेन थ्योरी को ज़हन में रखते हुए प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप ये चीज़ें डिसाइड कर लें कि क्या जो प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं ये लॉजिकल है या नहीं, क्या जो प्रेजेंटेशन आप ये देना चाह रहे हैं ये प्रैक्टिकल है या नहीं, क्या जो प्रेजेंटेशन आप ये देना चाह रहे हैं उसमें कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ सोल्यूशन को सॉल्व करने, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आप पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और क्या आपकी प्रेजेंटेशन से लोग कनेक्टेड होंगे, क्या आप उनकी फीलिंग्स के साथ अटैच हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन में ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं, वो लॉजिकल भी होती है, वो प्रैक्टिकल भी होती है, वो क्रिएटिव भी होती है, और उससे लोग कनेक्टेड भी होते हैं, उस कॉन्सेप्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। बेहतरीन स्पीकर जो होंगे वो अपने ऑडियंस को अपने टॉपिक से कनेक्ट करते हैं, और जो फेक स्पीकर्स होंगे वो अपने ऑडियंस को टॉपिक की बजाय अपनी पर्सनालिटी से अटैच करने की कोशिश करेंगे।
जैसे हमारे यहाँ मजहबी मामलात में होते हैं कि सारा ज़ोर स्पीकर ने अपने आप को वलीउल्लाह साबित करने पे लगाया होता है। टॉपिक को लोग भूल जाते हैं, स्पीकर को याद रखते हैं। फिर उसकी वफ़ात के बाद टॉपिक भूल जाते हैं, उर्स में शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मामलात वो होते हैं जहाँ लोग, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक दे दें रऊफ़। कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी बात बंदा कर लेता है जी जिसमें वो टॉपिक हिला देता है या कोई अपना बदतमीज़ी के उसमें आ जाता है जी। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा इसको वो कर रहे हैं कि जो प्रेजेंटर है या जिसने प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है उसको इतना क्लियर और ओपन माइंडेड होना चाहिए कि वो जो बंदा बैठा हुआ है इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है या नहीं है उसको भी क्लियर करें। एक और दो, हार्डली दो होते हैं। आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ लेक्चर डिलीवरी, तो उसमें ये होता है कि जब ये बंदे को एक दफ़ा या दो दफ़ा आप क्लियर कर देते हैं तो तीसरी या चौथी दफ़ा कोई बंदा उठ के आपकी क्लास में से या उस सेशन में से सवाल नहीं करता कि मुझे पता है ये बंदा वेल इक्विप्ड है, इसके पास सारा नॉलेज है, होमवर्क किया हुआ है, इसको पता है इस चीज़ का, और क्लास जो है वो वेल अवेयर हो जाती है। यानी आपके कहने का मतलब है उसको इस तरह डिटेल से जवाब दें कि आइंदा सवाल पूछने की जरूरत ही ना करें। उसकी जो चीज़ है उसको इतना क्लियर कर देते हैं कि उसमें वो जो आपने बात की है कि वो स्टूपिड नहीं है लेकिन उसका जो जवाब सवाल है वो दूसरों को क्लियर कर रहा होता है। एग्जैक्ट ये होता है, लेकिन दो दफ़ा तीन दफ़ा आप ये कर देते हैं उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, ना क्वेश्चन आते हैं बल्कि हेल्पिंग आती है। हाँ, उसमें एक पॉइंट इनका वैलिड है जो मैंने भी एक्सरसाइज किया कभी कि अब हम हैंडलिंग क्वेश्चन पे आ गए कि सवाल जो आप कैसे हैंडल करने हैं प्रेजेंटेशन में। एक सवाल ऐसा आता है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपको पता है इसकी नीयत ठीक नहीं है, इसने सिर्फ आपके या तो लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा है या वो चाहता है कि ऐसे मौजू पे आपको बात करने के लिए मजबूर करे जो आप समझते हैं कि शायद इस महफिल में गुफ्तगू करना सही नहीं है। ठीक है ना, तो मैं जैसे आम तौर पे ये करता हूँ कि मैं एक जवाब भी कई किस्म के होते हैं। एक जवाब ये होता है कि जितना सवाल पूछा है उतना जवाब दे दें। आपको पता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है, तो जो आपको पता है वो क्या पूछना चाह रहा है, जो उसने सवाल में नहीं पूछा आप उसका जवाब नहीं देते। आपने जितना सवाल पूछा उतना जवाब दिया है और वो बेचैन हो जाता है कि मैंने तो छेड़ा था शायद और बोलेंगे, मगर जितना मैंने बोला है जितना पूछा उतना ही जवाब दिया। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आप सवाल पूछा है, आपको उसकी नीयत का पता ठीक नहीं है या उसने आपके लेवल ऑफ नॉलेज को चेक करने के लिए पूछा है। तो मैं जैसे बज़मी साहब ने कहा एक टेक्निक मेरे पास है जो मैं ये करता हूँ कि जितना सवाल पूछा है मैं उससे ज़्यादा डिटेल में जवाब देता हूँ, और डिटेल में जवाब देते देते जब मैं अपने सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को भी हाईलाइट करता हूँ कि ये आपको चीज़ इस किताब में मिलेगी, ये आपको चीज़ इस किताब में मिलेगी, तो मैं एक टिप आपको दे रहा हूँ कि मैं जवाब देते देते उनसे ये पूछता हूँ कि आपने वो पढ़ी किताब, तो वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, तो मैं बस ठीक है ना, तो ऑडियंस को पता चल जाता है कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या। फिर मैं यानी सवाल से ज़्यादा जवाब डिटेल में दे दें, और डिटेल में जवाब देने के साथ साथ आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जब आप इंडिकेट करते जा रहे हैं तो बेसिकली उसने जो इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी सवाल में, एक तो वो ख़त्म हो गया, दूसरा ऑडियंस को पता चल गया कि ये मेरा जवाब नहीं है बल्कि मेरे जवाब की बुनियादें इन किन किताबों पे और इन स्कॉलर्स की हैं। तो लिहाजा अगर आपने मुझे गलत साबित करना है तो इट मीन्स आपको इनको भी गलत साबित करना पड़ेगा। जो आप रेफरेंसेस कोट करते हैं ये अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी बात की तायीद में पेश करते हैं, मगर आपको उनके यानी किसी किताब को मेंशन कर देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दुरुस्त हैं। आपका दुरुस्त या गलत होना डिपेंड करता है कि आपकी बात की लॉजिक क्या है। ठीक है ना, आपने अपनी बात की लॉजिक को पेश कर दिया, अब दूसरे के सेहन में ये सवाल पैदा होता है कि आपका जवाब तो ठीक है मगर क्या 1400 साल में या पिछले 500 साल में या पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो ये सोचते हैं, ये सवाल पैदा होता है ना। तो इसको कन्फ्रंट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए फिर आप अपनी किताब में रेफरेंस कोट करते हैं कि ये बात जो मैंने कही है इस पे सिर्फ मैं ही बिलीव नहीं करता बल्कि इस फील्ड के ये स्कॉलर भी बिलीव करते हैं। उससे आपकी बात में वज़न पैदा होता है। मगर ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि किताबें कोट करने से कोई बंदा ठीक नहीं होता। यानी अगर मैं कहूँ जी आपने सवाल किया और मैंने जवाब दिया और आप मेरे जवाब से मुत्तफिक नहीं हैं, तो मैं आपको मुतमईन करने के लिए किताबों के रेफरेंस जब कोट करना शुरू करूँगा कि ये जवाब इस किताब में भी है, इस किताब में भी है, इस किताब में भी है, तो आपने जो मेरी बात को नहीं माना
तो इस वजह से नहीं माना कि मैं बोल रहा हूँ, आपने मेरी बात को इसलिए नहीं माना कि आप उसकी लॉजिक से मुत्तफिक नहीं हैं। तो जब आप मेरी लॉजिक से ही मुत्तफिक नहीं है, तो वो लॉजिक के लिए आप 10 किताबें भी कोट कर देंगे तो वो भी गलत होंगे मेरे नज़दीक। तो जब भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड करना हो, वो आप अपने लॉजिक की बेस पे करेंगे। एडिशनली उस लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए आप अपनी बात की तायद में मुख्तलिफ स्कॉलर्स को या मुख्तलिफ बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। मगर वो किताबें, अगर आपकी लॉजिक ख़राब है तो वो किताबें पेश करने से आपकी लॉजिक दुरुस्त नहीं हो जाएगी। ये इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़हन में जनरली ये रखें कि उसकी नीयत ख़राब नहीं है, बल्कि वो उसको कोई इंटरेस्ट है, कोई कंसर्न है। पहले तो ये ज़्यूम करें कि ये आदमी जेन्युइनली सीखना चाह रहा है, जब तक कि वो साबित ना कर दे कि उसकी नीयत ख़राब है। पॉजिटिव साबित ना कर दे, आप पहले कोशिश करें कि ये सीखना चाह रहे हैं, तरीका नहीं अच्छा है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब हम किसी को स्टूपिड इंडिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मेरा लेवल ऑफ नॉलेज उससे बेहतर है, तो मैं उसको स्टूपिड कंसिडर कर रहा हूँ ना। तो ये भी तो सोचें, जिसका मुझसे बेहतर होगा वो मुझे क्या कंसिडर कर रहा है। जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर नुक्ता, वो कोई दूसरा आप पे भी तो अप्लाई कर सकता है ना। तो कुरान पाक में है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर वाला आपको पॉजिटिवली ट्रीट करे, तो उसका बेहतर तरीका यह है कि आप अपने से निचले वालों को पॉजिटिवली ट्रीट करें, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप किसी सवाल को सुनें और आप उसका जवाब दें, तो जो सवाल करने वाला है वो मुत्तफिक नहीं होता आपके बात से। क्यों? उसकी मेन रीज़न होती ये है कि जब हम सवाल सुनते हैं और समझते हैं तो हम अपनी समझ के मुताबिक समझते हैं। हो सकता है हमने जो समझ के सवाल सुना है वो पूछने वाले की नीयत ही ना हो। तो बेहतरीन तरीका ये है, आम तौर पे बिस्मिल्लाह, जब आप ये टैलेंट शुरू करेंगे कि पहले सवाल जब आपसे पूछा जाता है तो उसी के सवाल को अपने लफ्ज़ों में दोहराएं कि क्या आपका ये मतलब है। तो अगर तो वही मतलब होगा, इसका मतलब है पहला मरहला तो ठीक हो गया कि आपको वही समझ आई है जो वो समझाना चाह रहा है। अगर हो सकता है कि वो मतलब जो आपने उसको अपनी ज़ुबान में दोहराया, हो सकता है उसका वो मतलब नहीं होगा, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो उनके जहन में होता है मगर ज़ुबान से लफ्ज़ मुनासिब नहीं निकाल पाते। लेवल ऑफ एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट पहले तो ये दोनों एग्रीमेंट में हो जाएंगे कि हाँ हम इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, ये मैंने सवाल किया है और आपको वाकई इसकी समझ आई है। उसके बाद आप जवाब दें तो उसमें अक्सर और बेशतर होगा कि 90% 95% आपको आपके जवाब से सवाल करने वाला मुत्तफिक और मुतमईन हो जाएगा। अक्सर जो क्लैश डेवलप होता है बिटवीन अ प्रेजेंटर एंड अ स्पीकर, वो इसी वजह से होता है कि आपको उसके सवाल की समझ नहीं आई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप जवाब नहीं देना चाहते, ठीक है। अब मेरे जब सेशन होते हैं उसमें जब सवाल पूछते हैं तो मैं समझ आता हूँ कि अगर मैंने जवाब दिया इस मौजू पर, इस मौके पर, और अगर वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो कल हो सकता है मुझे वही भुगतना पड़ जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि ये ऐसा सवाल है कि अगर आप मुझसे अलहदगी में बात करें तो मैं जवाब दे दूँगा, मैं सबके सामने नहीं देना चाह रहा। ये आपका राइट एज अ प्रेजेंटर, आप कह सकते हैं। या ये कह सकते हैं अगर कोई सियासी सवाल कर दिया है कि फ़लाँ के मुतल्लिक़ आपका क्या ख़्याल है, तो मैं कहता हूँ कि मैं फ़लाँ के मुतल्लिक़ तो अपना इज़हार ख़्याल नहीं कर सकता। आप अगर मुझे टॉपिक बताएं कि किस टॉपिक पे मेरी राय जानना चाह रहे हैं तो मैं इस टॉपिक पे आपको अपनी राय बता दूँगा कि मैं इस नुक्ता नज़र का हामिल हूँ, मगर मैं किसी की पर्सनैलिटी पे या किसी की शख्सियत पे कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं हो जाएगा, वो हम शख्सियात में उलझ जाएंगे, जिसका खमियाजा बाद में कई दफ़ा भुगतना भी पड़ता है। तीसरी बात, अगर आपको पता नहीं है किसी सवाल का जवाब तो उसको डिफेंड करने की बजाय, अपने लैक ऑफ नॉलेज को डिफेंड करने की बजाय, जो सबसे आसान तरीका मैंने इन्जॉय किया कि मैंने कभी पहले इस एंगल से सोचा नहीं है। आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा दिलचस्प है, तो मैंने कभी इस एंगल से सोचा नहीं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस पर कभी रिसर्च करके नेक्स्ट टाइम आपको ब्रीफ़ कर दूंगा। बहरहाल मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने अहम और इम्पॉर्टेंट पहलू की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई। तो अपने लैक ऑफ नॉलेज को एडमिट करने से आप कई परेशानियों से बच जाएंगे। जी 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 इंटरेस्टिंग इसमें थी, इफ यू थ्रो द वर्ड टू द डस्टबिन, आप यही क्वेश्चन जो आपको अगर ब्लेस्ड नहीं आना टीचर्स में, तो आप वही बात दूसरों की कोर्ट में भेजते हैं। वही मैं आकर ना आस्क द ऑडियंस कि उसमें लिखा हुआ है कि अगर वही सवाल आपकी ये है कि जब मुझे ये पता नहीं है बट मैं चाहूँगा ऑडियंस में से अगर किसी का नुक्ता नज़र इस पे हो या कोई क्लैरिफिकेशन हो तो हम सबको अपने इल्म से नवाजें।